स्वागत है आपका। सातवें चरण आखिरी रण में जिस तरह से 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता करने के लिए घरों से बाहर निकल रही है। सीधे आपका रुख करेंगे और इसी बीच इलेक्शन ब्रेकिंग बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कैंपियरगंज में, रावतगंज में पीएनसी कंपनी द्वारा बनाए गए हाईवे पर कट नहीं। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हाईवे पर 4 किलोमीटर तक कोई कट नहीं होने की वजह से ग्रामीण परेशान। हाईवे पर कट को लेकर किया मतदान का बहिष्कार। तो गोरखपुर की कैंपियरगंज से खबर निकल के सामने आ रही है और तमाम समस्याओं के साथ ही साथ आम समस्याओं को लेकर मतदाता मुखर नजर आ रहे हैं। बूथ संख्या 231 पर बीएलओ और पुलिस में बहस। बूथ संख्या 328 पर भी मतदान प्रभावित। देवरिया बूथ नंबर 239 पर नहीं निकल रही पर्ची। इसके अलावा बूथ संख्या 231 पर बीएलओ और पुलिस में बहस। तो जिस तरह से आखिरी चरण का मतदान उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी चल रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटों से दिक्कतें भी निकलकर सामने आ रही हैं। अलग अलग बूथों पर समस्याएं। कहीं पर बूथ संख्या 231 पर बीएलओ और पुलिस में बहस की खबर निकलकर सामने आ रही है, तो कहीं बूथ संख्या पर मतदान प्रभावित होता नजर आ रहा है। कहीं ये खबरें हैं कि पर्ची नहीं निकल रही वोट डालने के बाद। और सीधा रुक कर लेते हैं। हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ घोसी से प्रदीप सिंह संवाददाता जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मिर्जापुर से हमारे साथ कमलेश बने हुए हैं और इसके अलावा देवरिया से हमारे साथ बालेंदु मनु त्रिपाठी बने हुए हैं। तो सबसे पहले प्रदीप जी, क्या कुछ घोसी में इस समय नजर आ रहा है? आखिरी चरण का चुनाव है और कई दिग्गज चेहरे हैं। सुभाषपा को लेकर क्या कुछ माहौल बना हुआ है और मतदाता क्या कह रहे हैं? क्या मन में मुद्दे लेकर या भावनाएं लेकर वोट करने के लिए निकल रहे हैं? बता दें कि शासन की सूची में अति संवेदनशील मऊ जनपद के घोसी लोकसभा क्षेत्र के अति संवेदनशील बूथ बुनाई विद्यालय पर इस वक्त हम हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मतदान सुबह से ही चल रहा है। मुस्लिम बाहुल इलाका होने के बावजूद यहाँ पर अति उत्साह देखा जा रहा है मतदान करने में। यहाँ की 70-75 वर्ष की उम्र की महिलाएं भी, अपना बुर्का नसीब महिलाएं आ रही हैं, बूथ पर अपना मतदान कर रहे हैं। लोग अपना मतदान जो है स्वेच्छा से कर रहे हैं। पुलिस की कड़ी चौकसी है और यहाँ पर बीएसएफ के जवानों की निगरानी में जो है मतदान हो रहा है। और यह बता दें आपको कि मऊ में घोसी लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें एक विधानसभा रसड़ा विधानसभा भी शामिल है मऊ में। इस तरह से देखा जाए तो 21 लाख लगभग मतदाता हैं और यहाँ पर 28 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। मतदाता उनको वोट कर रहे हैं और एक सबसे अहम मसला यह है कि इस तपती दोपहरी में लोग पानी अपने साथ लेकर आ रहे हैं। हालांकि बूथ के अंदर जाने से पहले ही उनको रखवा दिया जा रहा है और वोट डाला जा रहा है। अब बात कर रहे चुनावी रणनीति की और चुनावी परिक्षेत्र की, तो देखा जाए तो सुहेल जो भाजपा समाज पार्टी से और भाजपा से संयुक्त गठबंधन से हैं डॉक्टर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, और समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा राजीव राजी इस वक्त हैं जो कि चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। वही बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान भी अपने दलित वोटों और चौहान वोटों के साथ जो है खेमेबाजी में जुटे हुए हैं। यहाँ औसतन देखा जाए तो हर बूथ पर कमोबेश त्रिकोणी लड़ाई दिख रही है और त्रिकोणी लड़ाई में कौन आगे जाएगा यह तो आने वाले वक्त 4 जून को ही मालूम हो सकेगा। जी बिल्कुल। प्रदीप जी आपके पास वापस आएंगे। कमलेश भी हमारे साथ मिर्जापुर से लगातार बने हुए हैं। कमलेश, मिर्जापुर को लेकर क्या कुछ स्थिति है? सबसे पहले तो गर्मी जिस तरह से भीषण हो रही है, आखिरी चरण का रण अब बाकी है, क्या लग रहा है आपको कि मतदाता बाहर निकल रहे हैं या गर्मी का प्रभाव कहीं ना कहीं हावी है? गर्मी का प्रकोप था जिस तरह से बहुत ही ज्यादा था यहाँ पे मिर्जापुर धूप बिल्कुल है नहीं, इसलिए मतदान करने वाले जो मतदाता है वो लोग घर से बाहर अपना निकल रहे हैं। और आप बता दें कि 7 बजे से ही मतदान शुरू हुआ, उससे पहले से ही 6 से 6:30 बजे के बीच में ही लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और आज मौसम इतना सुहाना होने के लिए जो है कि प्रत्याशी घर से बाहर बिल्कुल निकल रहे हैं और कह सबसे पहले मतदान करेंगे, इसके बाद ही जलपान करेंगे। और यही बता दें कि गाँव में जो बहिष्कार लोग कर रहे हैं वहाँ पर उन लोग की आवाजें थमने का नाम नहीं ले रही है। बार बार सूचना मिल रही है कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं की जाएगी तब तक वो बहिष्कार करते रहेंगे।
जी बिल्कुल। हमारे साथ देवरिया से बालेंदु मणि त्रिपाठी भी बने हुए हैं और प्रदीप सिंह जी घोसी से बने हुए हैं। बालेंदु, आपके पास आते हैं हम। प्रदीप, जिस तरह से घोसी को लेकर तमाम समीकरण आपने यहाँ पर जानकारी दी, गर्मी लेकिन जिस तरह से भीषण हो रही है मतदाताओं और बाहर निकलने में, और मत प्रतिशत को लेकर पिछले 6 चरण के चुनाव से इस बात को लेकर बहस चल रही है कि प्रतिशत कम होता हुआ नजर आ रहा है। आज आखिरी चरण जरूर है लेकिन गर्मी का कहर किसी तरह से कम नहीं हो रहा। क्या लग रहा है आपको, कितने प्रतिशत तक अभी लोग बाहर निकले होंगे, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा क्या कहीं ना कहीं मत प्रतिशत पर असर होता हुआ नजर आएगा? क्या उम्मीद आज की जा रही है? अगर देखा जाए तो 25 से 30% तक मतदान अभी जिले के चारों विधानसभाओं में हम बता सकते हैं कि चल रहा है, और मतों का जो है मताधिकार का लोग प्रयोग कर रहे हैं, गर्मी होने के बावजूद भी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लोग पानी अपने जी प्रदीप, आपके आसपास हम काफी लोगों को भी देख पा रहे हैं, आप उनसे बातचीत कीजिए। क्या मुद्दे हैं, क्या मन में लेकर आए हैं? हम एक मतदाता हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। इस मतदाता उनसे बात करना चाहेंगे, आप किस मुद्दे पर वोट देके आए हैं, ये आप बताना चाहें। महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई, बेरोजगारी। आप और क्या कुछ देखना चाहते हैं विकास के मुद्दे को? कुछ नहीं देखना चाहते हैं। पेट की आग जब लटकेगी तो कुछ नहीं दिखाई देगा। अच्छा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस मुद्दे पर वोट देकर आ रहे हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, और स्वास्थ्य है, और शिक्षा है। आपके साथ ही जो है चाची, आपकी कितनी अवस्था है इस समय? 63 साल है। आप कैसा महसूस कर रही हैं वोट देने को लेकर? महसूस करते हैं, कभी तो आते हैं। जी जी। इसी हाल में आते हैं। घुटनों में भी दर्द है। बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, जैसे पैर ऐसे टूट जाते हैं। आपको व्हील चेयर नहीं मिली अभी? अभी तो नहीं दी है। अच्छा, अभी मुहैया हो जाएगा आपको व्हील चेयर। आप कैसा वोट देना चाहती हैं? विकास पर देना चाहती है, किस तरीके से? हाँ भाई, बढ़िया सरकार आए हमारे, हम लोग को सुविधा मिले, इसलिए मैंने देना चाहिए। बच्चों को रोजी रोजगार मिले। तो आप देख सकते हैं कि एक 63 साल या 65 साल की उम्र की बुजुर्ग महिला भी, जो उनके पैरों में, घुटनों में काफी दर्द है, बावजूद इसके वह एक अच्छी सरकार चुनने के लिए अपने इस तपती दोपहरी में घर से निकल के आई हैं और यहाँ बैठी हुई हैं, व्हील चेयर का इंतजार कर रही हैं कि जैसे ही व्हील चेयर मिले वो एक अच्छी सरकार चुनने के लिए मत का प्रयोग करके वो अपने घर को जाएंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अच्छी सरकार को लेकर भी उम्मीद है। उसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरह से मुद्दा लोगों ने जिक्र किया है कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सब लोग दिमाग में रखकर वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप, आपके पास वापस आएंगे। बालेंदु मणि त्रिपाठी देवरिया से हमारे साथ बने हुए हैं। जी बालेंदु, देवरिया की स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? लगातार जिस तरह से दोनों गठबंधन के स्टार प्रचारकों के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, क्या समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं? और दूसरी बात, गर्मी का प्रकोप किस तरह से मतदाता इस समय झेल रहे हैं? 2024 का अंतिम चरण का मतदान जारी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने भी अपना मतदान का प्रयोग किया। शांतिपूर्ण मतदान जारी है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भारी से भारी लोग निकल रहे हैं। अभी तक 14 पॉइंट कुछ मतदान हो चुका है। देवरिया में शशांक मणि बीजेपी के प्रत्याशी हैं और गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह हैं। इन्हीं दोनों आदमी में लड़ाई है। अब इसमें देखा जाए आगे कौन किसका क्या होता है। लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और खासतौर से पूर्वांचल कवर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। क्या लगता है, पिछली बार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को इन 13 सीटों में से 11 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 2 सीटें बीएसपी को मिली थी। इस बार स्थिति क्या कुछ बनती नजर आ रही है? स्थिति इस बार कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन कांटे की लड़ाई 2 ही प्रत्याशी में है, शशांक मणि में और अखिलेश प्रताप सिंह में। बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को बताने के अनुसार मतदाता जो भी आ रहे हैं, इनसे पूछा जा रहा है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। यहाँ मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। इतनी कड़ी धूप में लोग पानी लेकर आ रहे हैं, बैठे हैं, मतदान भी दे रहे हैं। बुजुर्ग, महिला, बच्चे, सारे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी तक की बात करें तो क्योंकि अभी शुरुआत हुई है मतदान की और 10 अभी बजा नहीं है, ऐसे में मत प्रतिशत को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा कहीं ना कहीं संख्या में कमी जरूर दर्ज की जाएगी। जी, 14 पॉइंट कुछ मतदान अभी तक हो चुका है, जिससे अभी तक बताया गया है। जी बिल्कुल, मिर्जापुर से कमलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। कमलेश, स्थिति की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, समीकरणों की, खासतौर से पूर्वांचल की इन 13 सीटों की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? कोशिश और कवायद तो दोनों गठबंधन के द्वारा की गई है, लेकिन पिछली बार की यानी कि 2019 वाले समीकरण से इस बार क्या बदला हुआ नजर आ सकता है?
2019 और 2024 की अगर बात करें तो जो इस समय जो 2024-2019 में बीजेपी की लहर चारों तरफ दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार बिल्कुल लहर नहीं दिखाई दे रही है। बस जहां भी देखिए सिर्फ मतदाता की बोल रहे हैं गठबंधन, इंडिया गठबंधन का ही नाम ले रहे हैं। अब ये देखा जा सकता है कि 4 तारीख के जो नतीजे निकलेंगे उसमें इंडिया गठबंधन होती है या फिर बीजेपी होती है। हालांकि दोनों प्रत्याशी जो थी इसमें 3 प्रत्याशी रण में उतरे हैं। तीनों लोग अपने दावे के साथ करें कि हमारी जीत। लेकिन मतदाता जो है कि अपनी बारी से बोल रहा है कि कोई बोल रहा है बीजेपी, कोई बोल रहा है समाजवादी पार्टी। अब ये देखें कि अभी तक मतदाता वोट यहाँ पे कर रहे हैं मिर्जापुर में, शाम तक तो आंकड़ा नहीं निकल सकेगा, लेकिन 4 तारीख को एकदम फाइनली रिपोर्ट आ जाएगी कि मिर्जापुर से किसका पलड़ा सबसे भारी हो रहा है, किस प्रत्याशी के घर पे ढोल बजेगा। वही बता दें आपको कि जैसे यहाँ पर जो गाँव नकुर्सी पे वहाँ पर वोट हो सकता है शाम तक लोग डाले। अगर वोट डालते भी है तो वहाँ से अपनी प्रत्याशी बिल्कुल जो बीजेपी यहाँ से है और जो है कि उसको बिल्कुल नहीं डाल रहा है। लोग जो है समाजवादी पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन को डालने के लिए तैयार है। वही ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो इंडिया गठबंधन की तरफ है। शहर की बात करें तो शहर में बीजेपी बोली जा रही है और यहाँ की मुख्यमंत्री अनुप्रिया पटेल उनको लोग जो है ज्यादा से ज्यादा मतदान करते नजर आ रहे हैं। और ये गर्मी की यदि आप बात करते तो गर्मी यहाँ पे में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन मतदान की अगर बात करें तो मतदान अगले जो 2019 में हुआ तो उसके मुकाबले में इस बार अभी तो कम हुआ है। शाम तक आंकड़े देखे जा सकते हैं कि जो 19 लाख लोग मतदाता यहाँ मिर्जापुर में है, 19 लाख लोगों में से कितना लोग जो है कि मतदान अपना करते नजर आते हैं। धनुज कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। धनुज जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। आपके पास मैं आती हूँ, लेकिन हमारे साथ देवरिया से बालेंदु मणि त्रिपाठी भी लगातार बने हुए हैं। बालेंदु जी, जिस तरह से यहाँ पर तमाम समीकरणों की हम बात करते हुए नजर आ रहे थे, खासतौर से भीषण गर्मी को लेकर जाहिर सी बात है मतदाता अगर बाहर निकल रहा है तो जद्दोजहद कर बाहर निकल रहा है और अच्छी सरकार और मन में कई मुद्दों को लेकर बाहर निकल रहा है। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा आखिरी चरण तक आते आते तमाम कोशिश की गई थी, क्या वो कोशिश देवरिया में दिखाई दे रही है? चुनाव आयोग के द्वारा जो इंतजाम किए गए थे मतदाताओं को बाहर निकालने के लिए, वो कैसे नजर आ रहे हैं? अभी भारी भरकम में लोग आ रहे हैं, अभी तक किसी द्वारा कमी नहीं है। लोग, महिलाएं, पुरुष सब लोग बड़ी अच्छी तरह से आ रहे हैं। सबकी व्यवस्था भी अच्छी यहाँ की चुनाव में किया है, जिससे कोई परेशानी नहीं है। जी बिल्कुल। धनुज जी, आपके पास मैं वापस आती हूँ। आखिरी चरण का रण आज हो रहा है और उत्तर प्रदेश की खासतौर से बात करें तो 13 सीटें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से लेकर एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन ने भी पूरी ताकत वहां पर झोंकी है, कोशिश अपनी अपनी तरफ से दोनों ने की है। लेकिन 19 के इतिहास की बात करें तो 11 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। कोशिश इस बार भी उन्होंने की है, लेकिन क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते आपको नजर आ रहे हैं? क्या वाकई 2019 वाला परिणाम एक बार दोहराया जाएगा या कांटे की टक्कर हो सकती है और फेर बदल भी आप देख पा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ जहाँ वोट हो रहा है, मैं एक अपील कर दूं कि आप अपने वोट गिराने के लिए जरूर मतदान केंद्र तक जाए, क्योंकि आखिरी चरण का वोट है। और 2 लाइन से शुरुआत कर तो आपके जितने भी रिपोर्टर हैं जी, मिर्जापुर से या घोसी से, सबको मैंने सुना तो मैं पहले तो कुछ और सोचा था, लेकिन 2 लाइन में शुरुआत करता हूँ कि सियासत में ताउम्र साथ मिलता नहीं किसी का। सियासत में ताउम्र साथ मिलता नहीं किसी का। फूलों से सजा सिंहासन मिल जाए तो किस्मत भली है जी। फूलों से सजा ताज मिल जाए तो ये किस्मत की बात। बिल्कुल सही बात। देखिए सवाल क्या है, उत्तर प्रदेश, जिसको उत्तर प्रदेश के रूप में भी कहा जाता है कि आज शासन प्रशासन, अगर प्रशासनिक बात करें, मैं एक वीडियो देख रहा था डीजीपी का, वो कह रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे डेली बेसिस जो एक्शन है उसमें जो सरकार का कोई दखल नहीं है। कहने का मतलब शासन प्रशासन जो गलत काम करने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश में, अगर मैं बात उत्तर प्रदेश की करूं तो उस पर तुरंत एक्शन होते हैं जी। लोग आप भी देखे होंगे, आपके रिपोर्टर भी देखे होंगे कि गुंडे मवाली सभी अपने गले में अपना नाम प्लेट लिखकर, यहाँ तक कि ये भी लिखते थे कि मेरे ऊपर कौन सा केस है, और थाना में लाइन लगा हुआ था कि मुझे अरेस्ट करके अंदर डाल दो। क्योंकि कहने का मतलब इन शॉर्ट आप यह कह सकते हैं
कि अपनी जिंदगी की दुआई मांगने वाला प्रदेश बन गया उत्तर प्रदेश, जहां गुंडे मवाली। और एक डायलॉग जो है जो सदन में बोला गया, वो भी योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो तमाम बातें हैं वहां पर, विकास की बातें हैं, तमाम सब बातों को देखते हुए वोट दिया जा रहा है। और चूंकि अभी तो समय कम है, 10 बजा, इसलिए 14-15% है। लेकिन जिस तरह से वोटिंग हो रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। और आने वाला, सबको पता है यह देश का चुनाव है, यह जो है देश का चुनाव है, ताकि देश का चुनाव जिसमें देश के लिए चुना जाएगा, प्रधानमंत्री के लिए चुना जाएगा, एक सशक्त शासक प्रशासक के लिए चुना जाएगा। और पूरे देशवासी इस बात को जानता, मुझे कहते हुए कि गुरेज नहीं है, क्योंकि राजनीति है, मैं प्रभावित करना नहीं चाहता। सबको पता है कि सरकार जो है, एक अच्छी सरकार क्या होती है, वो मालूम चल चुका सबको। और उस पर वोटिंग हो रही है, लोग मजे में वोट शांति से दे रहे हैं। क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं, अभी मैं बिहार में, और आपको पता है बिहार में पहले जो वोट होती थी, हाथ से छीन कर वोट देते थे। उस टाइम में सरकार किसकी हुआ करती थी, आपको भी पता है। लेकिन आज लोग लाइन लगकर, अपना पहचान पत्र दिखाकर, अपने मनपसंद के जो लीडर है, दल है, उनको वोट गिराकर हंसते हंसते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का, कहीं ना कहीं मतलब शासक का इसमें रोल बहुत अच्छा है कि आज कम से कम लोग अपने हिसाब से मतदान करते हैं, ताकि वो मत का प्रयोग कर सके अपने सांसद के लिए और अपने प्रधानमंत्री के लिए। जी बिल्कुल, बिना किसी दबाव के। जी बिल्कुल धनोज जी, तो ये बात तो है ही है। और उसके बाद जिक्र ये भी करेंगे आगे बढ़ते बढ़ते कि कहीं ना कहीं क्या कुछ स्थिति है, कौन से वोटर कहां प्रभावी हैं। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि अहम राजनीतिक दिग्गज क्या कुछ कह रहे हैं आखिरी चरण के लिए। ब्रेक के बाद 7वें और आखिरी चरण के रणभीषण में स्वागत है आपका। और इसी बीच बलिया से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मंत्री दानिश अली अंसारी के गांव के लोग परेशान। बलिया से खबर, मंत्री दानिश अंसारी के गांव के लोग परेशान। दर्जनों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब। तो बलिया से खबर, मतदाता सूची में नाम ना होने से बलिया के मतदाता परेशान। दर्जनों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब। क्या नाम है आपके? कहाँ के घर? आप आई रही वोट देवे तो का भैया सूची में नाम नहीं है? अगला बेर के वोट देले रानी? हाँ अच्छा, बीएलओ आपके के है? बीएलओ माने मतदाता सूची के काम की करेला, आप जाना था नहीं? अच्छा, ये बताई कि मंत्री जी आपके गांव के हैं, तभी भी आपके नाव कट गेल बा? अब हम का जानते नहीं, अब केकरा के वोट देवे वाला रहनी है? कौना निशान पर? मोदी पर देवे के रहनी है, आपके सूची में नावे नहीं के? तो बलिया में दर्जनों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब। और ऐसे में मतदाता परेशान है। मतदान स्थल पर पहुंचकर जब उन्हें इस बात की जानकारी मिल रही है कि मतदाता सूची से नाम गायब है, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के हौसले पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और भारी संख्या में यहां मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं, जिसको लेकर लोग शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना अहम योगदान करने के लिए भीषण गर्मी में लोग बाहर तो निकल कर आए हैं, लेकिन जिस तरह से मतदाता सूची में नाम गायब है, ऐसे में मतदाता निराश और हताश नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के द्वारा ये जो खामी निकलकर सामने आ रही है, मतदाताओं के नाम पहले लिस्ट में होते हुए भी इस बार जिस तरह से नाम गायब है, भारी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित देवरिया में नजर आ रहे हैं। बलिया से जानकारी बलिया में नजर आ रही है।
तो आखिरी चरण के भीषण रण में दिग्गजों के भाग्य के फैसले के साथ ही साथ आज इस चरण को लेकर राजनीतिक दिग्गज क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आज मुझे अपने पैतृक गांव विजयपुर में मोबाइल नीचे ले लो भाई, अरे यार वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। ORS या जो भी आपके शरीर को सूट करता है वो साथ में लेकर चलें, उसका सेवन करें और सुबह सवेरे उठकर वोट डालें। हम भी देखिए 7 बजे वोट डालने आ गए। इंडिया अलायंस कह रहा है कि 4 जून को सरकार बनाने वाले हैं, 1 जून आज है, कितना आपको लग रहा है? 4 जून का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और देश में तीसरी बार फिर एक मजबूत सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगेगी। राहुल ये भी कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, हम लड़ेंगे, खटाखट पैसे देंगे, खटाखट नौकरियां देंगे। देखिए, जहां तक नौकरियों का सवाल है, जहां तक देश के विकास का सवाल है, तो हमने 10 वर्षों में देश को आगे ले जाने का काम किया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, जिसे यूपीए की सरकार में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, जो 11वें नंबर पे हुआ करती थी। आज देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। आज देश के अंदर गरीब का, किसान का, युवा का, महिलाओं का, सबका कल्याण करने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं चलाई गई हैं और जमीन पर हर वर्ग ने अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अपने मताधिकार का प्रयोग करके हर मतदाता को इसी तरह खुश होना चाहिए। नहीं, क्या सोचने की बात है, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि आप कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। राजनीतिक मौसम के ऊपर क्या मौसम? राजनीति तो दिल्ली में 4 तारीख का इंतजार करिए, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अच्छा सर, एक चीज कि हम जो 7वें चरण के मतदाता से बचे हुए हैं, हम उन मतदाताओं से कहूंगा कि घर से निकल करके और बूथ पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आप अपने बिजली के बिल आपको न देना पड़े, इसके लिए आप मतदान जाके करिए और आप अपने बेहतरी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, आप इसके लिए जो पावर बाबा साहब ने दिया है उसका निकल करके बूथ पर जाके मतदान करें। सब तो दुनिया की वड्डी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हो रही है ते लोकी अपना एक्सरसाइज, अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं। अज ते तुहानू रिजल्ट देखो, मीडिया तो ज्यादा कौन जानता है, लेकिन अल्टीमेटली ये लोकी डिसाइड करते हैं। मैं सारे भारत के वोटर्स नू
अपील करदा हां कि अज शाम तक आपां मैक्सिमम नंबर्स नाल वोट करिए और खास तौर ते अमृतसर नूं और ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵੋਟ ਐਤਕਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਣਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਐਤਕਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। बहुत अच्छा, हाँ, विकसित भारत के लिए वोट किया है, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया है, भारत को विश्व गुरु और विकसित भारत और विराट भारत देखने के लिए वोट किया है। ये भारत कभी झुकेगा नहीं, उसके लिए वोट किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज 7वें चरण का मतदान है। समस्त मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म की नवरात्रि और दीपावली सबसे बड़ा महापर्व होता है, उस प्रकार से इस पूरे देश की 140 करोड़ की आबादी का सबसे बड़ा महापर्व है। और अभी मैं मतदान किया, इतनी मन में प्रसन्नता हुई कि मेरा वोट देश के लिए, देश की उन्नति, देश की प्रगति और देश के अंदर रहने वाली वो आम जनमानस, वो जनता, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का हो, ये मेरा एक वोट इस देश की प्रगति के लिए है और अपने घोसी लोकसभा की तरक्की के लिए है। और हमने इस घोसी लोकसभा की तरक्की के लिए, इस घोसी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले समस्त नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, वरिष्ठ जनों के लिए, समस्त समाज, समस्त वर्ग, समस्त धर्मों के लिए मेरा एक वोट सबके तरक्की के, सबके विकास के लिए। जनता से क्या अपील करते हैं? जनता से अपील करेंगे, झूम करके मतदान करिए। मोदी जी की सरकार है, मतदान करने में किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरे खुश मिजाजी अंदाज में आप मतदान करिए। मतदान करना नितांत आवश्यक है। आपके एक वोट से लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र जब मजबूत होगा तो आपके एक वोट से ही एक मजबूत सरकार को भी स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा। और विगत 10 साल के कार्यों की समीक्षा करते हुए पुनः एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप जरूर मतदान करें। इनका भी लीजिए। तो 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज आखिरी चरण का मतदान चल रहा है। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने के लिए जनता बाहर निकली। हालांकि भीषण गर्मी को लेकर भी अलग अलग जगहों से शिकायत भी सामने आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई बूथों पर दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन जिस तरह से अब लोकतंत्र के इस महा उत्सव में आखिरी चरण का रण बाकी है, तमाम दिग्गजों के भाग्य का फैसला आज मतदाता करते हुए नजर आएंगे। और संवाददाता करुणेश कुमार हमारे साथ बलिया से जुड़ चुके हैं। जी करुणेश, बलिया से जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, मतदाता सूची में से भारी संख्या में मतदाताओं के नाम गायब हैं और लोग मतदान स्थल पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं निराश उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। क्या कुछ स्थिति है और चुनाव आयोग क्या इस पर क्या कहना है? जी, मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि जिस तरह से बलिया में मतदाता जो है पहुंच रहे हैं अगर बूथ पे, तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि उनका नाम ही नहीं है, जिसको लेकर के खासा कुछ मतदाता नाराज भी दिख रहे हैं और सीधे सीधे आरोप भी लगा रहे हैं कि बीएलओ पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आखिर हम लोग पिछले बार चुनाव में हम लोगों ने मतदान किया था, इस बार हम लोग का कैसे नाम कट गया। जिसको लेकर के काफी समझाने बुझाने के बाद जो है कुछ मतदाता मान गए हैं, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि आखिर ये कैसे हो रहा है कि जब हम पिछली बार मतदान दिए थे और हमारा नाम था, लेकिन इस बार जो है हमारा मतदान देने के लिए हमारा नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है। इसको लेकर के अब यहाँ पे अभी तो कोई इस तरह की बात नहीं आ रही है कि उनको अगर वोट में मतदान उनका अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो उनको वोट देने दिया जाए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे मतदाता जो है इससे नाराज दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो नाराजगी कहीं ना कहीं बनी हुई है। इसके अलावा बलिया में अगर बात की जाए तो बलिया में क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं? भीषण गर्मी का प्रकोप जिस तरह से पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है, ऐसे में बलिया में मतदाता कितने प्रतिशत तक बाहर निकल रहे हैं? क्या उम्मीद की जा रही है आज मत प्रतिशत को लेकर? प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज 7वें चरण का और अंतिम चरण का मतदान है, तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह जरूर दिख रहा है। और अभी सुबह में जैसे मतदान शुरू हुआ उस समय तो कुछ धीमी थी, मतलब एकाध लोग आ रहे थे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि मतदाता अपने घरों से निकल करके और मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और मतदान अपना दे भी रहे हैं और मतदाताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है।
जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ गाजीपुर से सुशील तिवारी भी लाइव जुड़ चुके हैं। जी सुशील, गाजीपुर की स्थिति को लेकर बात करें तो सबसे पहले तो क्या स्थिति बनी हुई है, मतदाता किस तरह से बाहर निकल रहे हैं वोट करने को लेकर? जिले की हम बात करें तो सुबह 7 बजे से ही मतदान में भारी लगी हुई है। युवा पहली बार जो वोट कर रहे हैं काफी उत्साहित हैं। विकास की प्रियंका जी यहाँ पे बात हो रही है कि विकास जो करेगा उसको ही हम मतदान करेंगे, और बहुत सारे युवाओं से हमने बात की सुबह भी इंडिया वॉइस के कैमरे में, कुछ लोग भी हैं और हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा विषय क्या बना? और आपने मतदान किया, किस मुद्दे पे मतदान? पहली बार मैंने मतदान मैंने बेरोजगारी और महंगाई और अनेक चीज़ों को मैंने मतदान किया है कि परिवर्तन के लिए मतदान। परिवर्तन की प्रियंका जी यहाँ पे बात हो रही है, और भी हमारे साथ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अब आपने मतदान किया है, कुछ मुद्दे पे मतदान किया? मेन मुद्दा ये है कि रोजगार, ये है कि नौकरी हो, पढ़ाई लिखाई किया है कि थोड़ा सा सरकार में हमेशा परिवर्तन चाहिए था। को भी देख चुके हैं। हाँ वही, यहाँ पे सभी लोग प्रियंका जी जोर शोर से मतदान कर रहे हैं। गाजीपुर जिले की बात करें प्रियंका जी, तो अब तक लगभग 14% लोगों ने मतदान गाजीपुर जिले में कर लिया है। और प्रियंका जी सीधा मुकाबला यहाँ से है, अगर मैं बताऊँ, भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी इस चुनावी मैदान में है, जहाँ पर एनडीए गठबंधन का वो हिस्सा है। तो दूसरी ओर एनडीए में बीजेपी के प्रत्याशी पारसनाथ राय पर दाव खेला है बीजेपी ने। और इसके साथ ही अगर मैं प्रियंका जी बताऊं तो मनोज सिन्हा जी के सबसे खास कहे जाते हैं। तो पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट है प्रियंका जी गाजीपुर, जहां पर बड़े बड़े सुरमा यहाँ पर आए थे। अगर हम कहें नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पे रैली थी, कुछ दिन पूर्व यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उन्होंने गाजीपुर जिले में रोड शो किया। तो गाजीपुर जिले की प्रियंका जी बात करें तो एक ऐसा कुंबा है जो वोटरों को साथ पहले की सीधी टक्कर प्रियंका जी यहाँ पर भाजपा और सपा के बीच। जी बिल्कुल, तो भाजपा और सपा में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर इस सीट को माना जाए तो समाजवादी पार्टी आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आती है इस सीट पर, जिस तरह से पिछली बार भी जीत समाजवादी पार्टी को मिली है। इस बार क्या रास्ता उतना ही आसान है या कहीं ना कहीं पारसनाथ राय रास्ते में रोड़े अटकाने का काम कर सकते हैं? इससे पहले जब अफजाल अंसारी के साथ वोट बैंक था, वो बसपा का वोट बैंक था, भारी बहुमत से उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन इस बार वो वोट बैंक डॉक्टर उमेश सिंह के साथ है। इसके साथ ही प्रियंका जी, मैं ओम प्रकाश राजभर की बात करूं तो वो भी उस समय सपा के साथ थे। इस बार दिल नहीं मिले, उन्होंने भाजपा का दामन थामा। तो राजभर लोग भी बीजेपी के साथ हैं, और बसपा वोट के खिसकने के बाद यहाँ पर अफजाल अंसारी के लिए प्रियंका जी काटो भर ही रहा है। वो मुकाबला नहीं रह गया है जो गठबंधन का था कांग्रेस के साथ। पहले ही अफजाल अंसारी के साथ उन्होंने वहां पे अखिलेश जी का गठबंधन है, लेकिन प्रियंका जी उस वोट बैंक में सेंध लगाई है बीजेपी ने। ओम प्रकाश राजभर के जुंडे से यहाँ पर चुनावी दंगल दिलचस्प हो चुका है। जी बिल्कुल, तो क्या अप्रत्याशित परिणामों की उम्मीद भी की जा सकती है 4 जून को? जी प्रियंका जी, सही कहा आपने, क्योंकि जो मतदाता है उनका सीधा कहना है, क्योंकि बसपा में इससे पहले अफजाल अंसारी जी थे, और उसके साथ ही उन्होंने जब सपा का दामन थामा तो जो बसपा के वोटर थे वो नाराज दिखे, जो भी कार्यकर्ता थे। तो मुकाबला काफी दिलचस्प हुआ है। और पूर्वांचल के चुनाव में बिसात की बात करें तो शतरंज में सभी पार्टियों ने अपने मोहरों को यहाँ पर ला दिया है। लेकिन इस बार का चुनाव प्रियंका जी बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अफजाल अंसारी की बात करें तो इससे पहले भले उन्होंने भारी बहुमत से चुनाव जीता, लेकिन इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प है। सीधा मुकाबला है पारसनाथ राय से। जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ पटियाला से बलजीत शर्मा भी जुड़ चुके हैं। जी बलजीत, पंजाब की 13 सीटों पर जिस तरह से आज मतदान हो रहा है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई खासतौर से पटियाला को लेकर, क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं? जी प्रियंका जी, बात करिए कि जैसे कि गर्मी, तपती गर्मी में भी लेकिन लोगों का उत्साह बहुत देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह का बात करिए, जैसे सुबह 7 बजे से जो कि वोटिंग का टाइम दिया गया था, तो 5 बजे तक वोटिंग चलती है। लेकिन सुबह की बात करें, लेकिन खास करके जो पहली बार जो वोट देने आए थे उनमें उत्साह देखने को मिला। तो उनको प्रशासन की तरफ से उनको सम्मानित भी किया गया, उनको सर्टिफिकेट दिया। बात करिए जैसे कांग्रेस की, ला लीजिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर, जो डॉक्टर धर्मवीर गांधी, कांग्रेस ने उनको मैदान पे उतारा। तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो महारानी परनीत कौर को मैदान में उठाया है। अकाली दल की बात करें तो अकाली दल में एनके शर्मा को जो कि मैदान में उतारा है। तो बात करिए तो आम आदमी पार्टी में जो कि सेहत मंत्री है पटियाला के डॉक्टर बलवीर को जो कि मैदान में उतरा है। बात करिए जो वोटरों का जो उत्साह देखा, अभी तक बात करिए 13 कंस्टिट्यूंसी की, तो
से कम 12% की जो वोटिंग अभी तक हुई है। जी बिल्कुल, तो 12% की वोटिंग हो चुकी है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं संख्या में गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन 13 सीटों पर जिस तरह से मतदान चल रहा है, आखिरी चरण में मतदान है, पंजाब के मतदाता के अंदर कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? जी मैंने पहले ही बोल दिया जी कि जो खास करके युवाओं को ले या स्ट्रंग युवाओं को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पर वर्कर जो है, जो कि उम्मीदवार हैं या उम्मीदवार भी अपने बूथों पे जा रहे हैं, उनको भी उत्साह देखने के लिए हर पार्टी कहती जाती है कि हमारी जीत हो रही है। ये तो अभी देखना होगा कि ताज किसके सिर पर। जी बलजीत, इसके अलावा अगर समीकरण की बात करें, 2019 की बात करें तो कांग्रेस को 8 सीटें पंजाब से मिली थी। इस बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सभी आमने सामने हैं। क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते देख पा रहे हैं? क्या स्थिति इस बार हो सकती है? की बात करिए कि जैसे समीकरण की बात करिए, अक्सर देखा जाए लोगों की जब चुनाव आते हैं, जो वादे होते हैं, कई बार अक्सर जनता में आते हैं, तो जब जनता में हम जीरो में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदवारों के ऊपर में जो रोज देखने को मिलता था। लेकिन बात करिए जो महारानी परनीत कौर की बात करिए, वो तो पहले ही उम्मीदवार थे कांग्रेस के, जो कि यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार थे। अब जो बीजेपी में उनको उतारा गया था फिल्म में, लेकिन कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि लोगों में जो कि रोज देखा जाता है अक्सर चुनावों के बाद में। जी बिल्कुल, तो रोष देखा गया है। और पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार दावा करते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस को अच्छा समर्थन भी मिलता है बाकी राज्यों की अपेक्षा पंजाब से, क्या भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करने में कामयाब हो सकती है इस बार? जी कहीं में बात करिए मैम, जैसे कि बात कर लिए जो पहला घेरा जो चुनाव थे, चुनाव में प्रधानमंत्री जो कि पहली बार, जो कि 20 साल पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, जो कि उस टाइम में महारानी जो परनीत कौर थी, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। लेकिन बात करिए जो आपकी बार कांग्रेस ने जब महारानी परनीत कौर को उतारा है, तो इसमें नरेंद्र मोदी जो कि पहले आए थे, उसके बाद अकाली दल की बात कर लिए। अब अकाली दल में सुखबीर बादल आए थे पटियाला में, केजरीवाल आ गए थे, भगवंत मान आ गए। हर पार्टियों में अपने की जोर लगा हुआ है। जी बिल्कुल, जोर लगा हुआ है। बलिए समर्थक करुणेश भी लगातार बने हुए हैं। करुणेश, पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में तमाम मुद्दों के साथ ही साथ कहीं ना कहीं जातीय समीकरण भी हावी नजर आता है, और अलग अलग पार्टियां उसको साधने के लिए अलग अलग सीटों पर प्रत्याशियों का गणित भी भिड़ाती हुई नजर आई हैं। क्या लगता है आपको, पूर्वांचल की इन जो 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है, यहाँ पर तमाम मुद्दों के साथ ही साथ जातीय समीकरण कितनी अहम भूमिका निभाएगा? मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से अगर समाजवादी पार्टी ने जो ब्राह्मण कार्ड खेला है, यहाँ पे जो है इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी से सनातन पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर अगर वही देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है जातीय समीकरण को लेकर के पार्टियां ने अपना दाव जो है कर्क रख के और प्रत्याशियों को लड़ाया है। लेकिन अगर साफ तौर पर देखा जाए तो इसका असर भी होते हुए दिख रहा है कहीं न कहीं, क्योंकि जो अगर बलिया की बात की जाए तो जैसे जिस तरह से बीजेपी ने नीरज शेखर को चुनाव मैदान में उतारा है, उस तरह से इंडिया गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी जो सनातन पांडे को मैदान में उतारी है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्राह्मण मतदाता अगर बलिया लोकसभा क्षेत्र में देखा जाए तो कम से कम 15% है जी। और ब्राह्मण मतदाता अगर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी सनातन पांडे हैं, उनके ऊपर अगर उनका जो झुकाव अगर होता है, अगर वो करते हैं, तो कहीं न कहीं यह बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा करेगा। जी बिल्कुल, तो बीजेपी के लिए नुकसान होता हुआ देख पा रहे हैं आप। आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। जी अवनीश, गोरखपुर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है ये, साथ ही साथ वाराणसी का प्रभाव भी इधर तक चलकर जरूर आता है। क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि महाराज जी की सीट है? जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया ने मतदान के बाद अपील की, मीडिया से बात किया। वहीं सांसद रवि किशन ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला, और वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी जी इस समय अनुष्ठान पे हैं, रुद्राज की माला चढ़ा रहे हैं, और रुद्राज की माला इसलिए चढ़ा रहे हैं क्योंकि जो ये विपक्षी दल है ये भूत प्रेत हैं। इन भूत प्रेतों को भगाने के लिए मोदी जी लगातार यज्ञ पे बैठे हुए हैं, मालाएं चढ़ा रहे हैं, ताकि ये भूत प्रेत जो है उल्टा लटक जाए। जब ये उल्टा लटक जाएंगे तो बीजेपी की जीत तय है। रवि किशन सांसद ने जो है जब विपक्ष पे तंज कसते हुए उनको भूत प्रेत का दर्जा दिया। वहीं अगर हम बात करें काजल निषाद जी की, तो काजल निषाद जी का आज जन्मदिन भी है। उन्होंने अपने समर्थकों से जो है अपील की है मतदान के लिए, और साथ ही काजल निषाद ने भी मतदान किया है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जन्मदिन का तोहफा जरूर अपने मतदाताओं से मांगा होगा। लेकिन रवि किशन की बात करें तो
जिस तरह से चुनावों में, पिछले चुनावों में जीत मिली है, इस बार क्या राह आसान है या कहीं ना कहीं काजल निषाद कोई मुश्किल खड़ी कर सकती है? सुबह की बात अगर हम करें तो सुबह करीब 1 घंटे तक लगभग जो है मोदी जादू चला, लेकिन अभी बुजुर्गों पे मोदी जी का जो जादू है, लेकिन अगर युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें तो उनका समर्थन इंडिया गठबंधन के साथ अभी जोड़ तोड़ पे, वहीं महिलाएं और युवा जो हैं वो इंडिया गठबंधन को अपना वोट करते नजर आ रहे हैं। अगर हम वहीं बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग जो है बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। गोरखपुर की सीट की बात करें तो विकास को लेकर तमाम दावे वहां पर किए जाते हैं, लेकिन युवाओं की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि युवा अपने हिसाब से मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अहम मुद्दे युवाओं के दिमाग में है? बेरोजगारी एक मुद्दा है ही, उसके अलावा कौन कौन से मुद्दे हावी नजर आ रहे हैं गोरखपुर में? क्योंकि युवाओं का कहना यह है कि लगातार जो है वो फार्म पे फार्म डालते जाते हैं, लेकिन कोई परीक्षाएं होती हैं, निरस्त हो जाती हैं, उनकी उम्र ढलती जा रही है, नौकरियां नहीं मिलती हैं, परिवार के लोग नाराज होते तमाम युवा आत्मदाह करने पे भी मजबूर हो गए, तमाम युवाओं ने आत्मदाह भी कर लिया। तो इन सब विषयों पे युवा जो है इस बार सशक्त हो गया है और युवा जो है इंडिया गठबंधन के साथ अपना समर्थन दिया है। और अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ की विधवा महिलाएं हैं, एक विधवा महिलाओं के संगठन चलाते हैं, लगभग 25 से 30 हजार विधवा महिलाएं हैं, वो भी इंडिया गठबंधन के साथ अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उनका ये रोष है कि जो 1000 रुपए उनके भत्ता मिलता था उससे उनका भरण पोषण नहीं हो पाता था, और उन्होंने निरंतर सरकार से 2000 की मांग की, लेकिन उनको नहीं मिला। इसलिए इस बार उन्होंने इंडिया गठबंधन पे दांव खेला है कि संभवतः हो सकता है कि इस बार उनका 2000 रुपया बढ़ा दिया जाए, जिससे जो है उनका भरण पोषण हो सके। वहीं बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने भी मतदान किया है, लेकिन कमलेश पासवान जी से काफी यहाँ के जो है बीजेपी के भी समर्थित कार्यकर्ता नाराज हैं। वहीं कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता बीजेपी के हैं जो इंडिया गठबंधन के खाते में गिरते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद की, तो रिएक्शन में जो है सदल प्रसाद का ग्राफ इस समय ऊपर उठता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो कई अहम मुद्दे हैं। लगातार हमारे साथ गाजीपुर से सुशील भी बने हुए हैं। सुशील, आपने अवनीश मणि त्रिपाठी को सुना, यहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर बात तो हो ही रही है, लेकिन सुशील आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? एक बार फिर से वापस आने की कोशिश करेंगे। करुणेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बलिया से। करुणेश, जिस तरह से अवनीश यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, युवाओं को लेकर खासतौर से जिक्र किया है कि तमाम मुद्दों के साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए राम मंदिर और तमाम मुद्दे हावी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव है, लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी अहम मुद्दा है, पेपर लीक जिस तरह से हुए हैं और बार बार परीक्षाएं रद्द हुई हैं, ये अहम मुद्दा है। इसके अलावा ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो युवाओं के जहन में है और जिसको लेकर वो वोट करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि इस समय जो युवाओं के जो जहन में है वो कहीं न कहीं शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर के बेशक है, और उनका जो मतदान है वो मतदान जो है इसी मुद्दे पर कर भी रहे हैं। हमने कई यहाँ पे जो युवक उनसे मैंने बातचीत किया, जहाँ पर साफ तौर पर उनका यही कहना था कि बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर के हम लोग मतदान कर रहे हैं, और ये जो है युवाओं के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है, और इसी मुद्दे पर जो है ये इस युवा जो है ये इस समय मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, तो लगातार पल पल की अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे किस तरह से मतदाता बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिक्रिया भी आ रही है, अपने दर्शकों को सुना देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राजनीतिक दिग्गज। तो मेरा लेडीज ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਗਰਮੀ ਗੁਰਮੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲੀਏ, ਸਿਰਜੀਏ, ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ सके। अच्छा, जनतंत्र की बात है। जनतंत्र में मतदान बहुत बड़ा पर्व होता है और अपना अधिकार का प्रयोग करना सबको चाहिए। हम लोग भी बताते हैं कि भाई मतदान जरूर करना चाहिए। उस सिलसिले में हम अपने सब परिवार के साथ, अपने पत्नी, अपने पुत्रवधू, अपने परपौत्र और फिर अपने पुत्र, सब लोगों के साथ आकर के हम लोग मतदान में भाग लिया। हम मतदान करके अभी निकले हैं और हम समझते हैं शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, और आशा है कि शांतिपूर्वक 5 बजे तक हम लोग मतदान का कार्य संपन्न करवाएंगे। सब लोग अपने अपने घर से निकल के आवे और आलस न दिखावे कि बड़ी गर्मी है। ये जब हम मिर्जापुर से आ सकते हैं 87 साल की उम्र में, तो यहाँ के लोगों को तो अपने आप बिना कहे आना चाहिए। जितने लोगों का आज मत है उन सभी लोगों को आगे बढ़कर के मतदान करना चाहिए। मत से देश आगे बढ़ता है।
देश आगे बढ़ता है, विकास होता है। इस नाते विकास करने वाली सरकार आए, इसके लिए सभी लोगों को मतदान करना चाहिए ताकि वह सरकार फिर भारत के नाम को जो है पूरे विश्व में बढ़ा सके। अब धूप और गर्मी है तो जो उसके लिए तो कुछ इस नाते नहीं कहा जा सकता है कि सूर्य किस तरह से जो है दिन रात चल रहा है, हमको भी चल करके जो सूर्य की तरह से विकास अपना करना चाहिए। वो भी कर्तव्य कर रहा है, आप भी करो। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और भारत निर्माण के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं, विकसित भारत के लिए वोट कर रहे हैं, समृद्ध भारत के लिए वोट कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से तमाम जो मतदाता हैं जो आज वोट कर रहे हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूं कि घर से निकल करके आइए और वोट में हिस्सा लीजिए। लोकतंत्र के महापर्व को और इसको बड़ा बनाइए ताकि हम लोग एक नए भारत का जो हमने सपना देखा है उसका निर्माण कर सकें। बस मैंने जैसे मतदान करने पहुंचा हूं, मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बड़ी तादाद में आए, मतदान करें। और जलंधर में सबसे ज्यादा पोलिंग हो, मैं ये चाहता हूं। और वैसे तो हर जगह पोलिंग होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे पास मौका है, ये हमारा फर्ज है कि हम वोट करके ऐसी सरकार जो हम चाहते हैं कि सरकार आए जो जनता के प्रति काम कर सके। देखिए, मैं वोट के बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन कोर्ट के अंदर है। मेरा वोट देना फर्ज था, फर्ज दिया एज ए नागरिक। लाइन में खड़ा हुआ, लाइन से बाहर नहीं गया। लोगों ने कहा कि आप आगे आके दीजिए, मैंने कहा नहीं, लाइन पे खड़ा होकर वोट दूंगा। मैं 40 मिनट तक, आपने देखा होगा, मैं खड़ा ही हूँ, वोट देकर आ गया बस। अभी मेरा जो काम था 30 तारीख तक, मेरे सेंट्रल कमेटी जो हमारे बॉस है हमको कहा था कि ये करने को, मैंने कर दिया। मेरा राजनीतिक कर्तव्य था वो मैंने कंप्लीट किया। अभी आज से मैं फिल्म लाइन में घुस रहा हूँ। मेरे को कुछ खाना भी तो है, पेट चलाना है ना, तो आज से मैं सिर्फ फिल्म लाइन की बात करूंगा, राजनीति। मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। तो आपने सुना कि राजनीतिक दिग्गज भी लगातार जनता से वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से आखिरी चरण का मतदान 8 राज्यों की 57 सीटों पर चल रहा है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।